विक्रम बेताल स्टोरी सोमप्रभा की कथा। विक्रम बेताल की प्रसिद्ध कहानी। इसमें राजा विक्रमादित्य अपनी कुशाग्र बुद्धि से निर्णय करता है कि सोमप्रभा का विवाह किसके किया जाना चाहिए। बेताल पुनः बड़ा वीर कौन। कहानी का सही उत्तर विक्रमादित्य से जानकर वापस पेड़ पर पहुंच गए। शंपा वृक्ष से विक्रम ने पहले की ही भांति ही बेताल को नीचे उतारा और उसे कंधे पर लादकर चुपचाप आगे बढ़ चला। कुछ चलने पर बेताल ने फिर मौन भंग किया। वह बोला, राजन, तुम एक कष्टकर कार्य में लगे हुए जिससे मुझे तुम अत्यंत प्रिय हो गए, अतः रास्ते में तुम्हारे भ्रम को भुलाने के लिए तुम्हें मैं यह कहानी सुनाता हूँ। बहुत पहले उज्जैनी में हरिस्वामी नाम का एक सद्गुणी ब्राह्मण रहता था। वह राजा पुष्यसेन का प्रिय सेवक एवं मंत्री था। उस गृहस्थ ब्राह्मण की पत्नी भी उसी के अनुरूप थी। हरिस्वामी की 2 संतानें थी। बड़ा देवस्वामी नाम का एक पुत्र और छोटी एक कन्या जिसका नाम सोमप्रभा था। सोमप्रभा बहुत ही सुंदर थी, अपने रूप लावण्य के लिए प्रसिद्ध थी। जब सोमप्रभा के विवाह का समय आया तो उसने अपने पिता से कहा, पिताश्री, यदि आप मेरा विवाह करने के इच्छुक हैं तो किसी वीर, ज्ञानी अथवा अलौकिक विद्या जानने वाले के साथ करें, अन्यथा मैं किसी और से विवाह नहीं करूंगी। यह सुनकर हरिस्वामी उसके लिए उसकी रुचि का वर ढूंढने के लिए चिंतित रहने लगे। उसी समय राजा ने हरिस्वामी को अपना दूत बनाकर दक्षिण देश के एक राजा के साथ संधि करने के लिए भेजा, क्योंकि वह राजा युद्ध करने के लिए तैयार हो रहा था। तब जब उसने वहां जाकर अपना कार्य संपन्न किया तब उसके पास एक श्रेष्ठ ब्राह्मण आया। उसने हरिस्वामी की कन्या के रूप लावण्य की बात सुन रखी थी। उसने अपने कन्या की मांग की। हरिस्वामी ने कहा, मेरी कन्या पति के रूप में या तो अलौकिक विद्या जानने वाली को या ज्ञानी अथवा वीर व्यक्ति को ही स्वीकार करेगी, अन्य किसी को नहीं। अतः आप बताएं कि आप इनमें से कौन है। इस पर ब्राह्मण ने कहा, हे ब्रह्मश्रेष्ठ, मैं अलौकिक विद्या का ज्ञाता हूँ। हरिस्वामी तब उससे अपनी विद्या का कुछ चमत्कार दिखाने को कहा। तब उस ब्राह्मण ने अपनी विद्या के प्रभाव से तत्काल एक आकाशवाणी रथ तैयार कर दिया। फिर उस ब्राह्मण ने हरिस्वामी को अपने उस मायावी रथ में बैठाया और उसे स्वर्ग आदि लोक दिखलाया गया। इसके बाद संतुष्ट हुए हरिस्वामी को वह दक्षिण देश के राजा की उस सेना के पास लौटा लाया जब वहाँ अपने काम से आया था। तब हरिस्वामी ने उस अलौकिक विद्या जानने वाले पुरुष के साथ अपनी कन्या ब्याहने का वचन दिया एवं 7वें दिन विवाह की तिथि निश्चित कर दी। उसी समय उज्जैनी में एक दूसरे ब्राह्मण ने हरिस्वामी के पुत्र देवस्वामी के पास आकर उसकी बहन से विवाह करने की याचना की। देवस्वामी ने जब अपनी बहन की शर्तें बताई तो ब्राह्मण अपनी विद्या को कौशल दिखाने को तत्पर हो गया। उसे अपने अस्त्र शस्त्रों के कौशल का प्रदर्शन किया। यह देखकर देवस्वामी ने उसी के साथ अपनी बहन का विवाह करने का निश्चय कर लिया। अपनी माता की अनुपस्थिति में उसने भी ज्योतिषियों की कथानुसार 7वें दिन ही विवाह का निश्चय कर लिया। उसी समय एक तीसरे व्यक्ति ने भी सोमप्रभा की माता के सम्मुख स्वयं को ज्ञानी बताते हुए उसकी बेटी से विवाह करने की याचना की। उसके ज्ञानी होने का प्रमाण भी दिया, जिससे प्रभावित होकर सोमप्रभा की माता ने उसे 7वें दिन अपनी कन्या का विवाह करने का वचन दिया। अगले दिन हरिस्वामी घर लौट आकर उसने अपनी पत्नी और पुत्र को बताया कि वह कन्या का विवाह निश्चित कर आया है। इस पर उन दोनों ने भी अलग अलग बतलाया कि उन्होंने क्या निश्चय किया। इसकी बातें सुनकर हरिस्वामी चिंता में पड़ गया कि एक साथ 3 व्यक्तियों के साथ उसकी कन्या का विवाह कैसे होगा। अनंतर विवाह की निश्चित तिथि को ज्ञानी, वीर और अलौकिक विद्याएं जानने वाले ये तीनों ही वर हरिस्वामी के घर पहुंचे। इसी समय एक विचित्र बात हुई। ब्राह्मण की कन्या सोमप्रभा जो वधू बनने वाली थी अचानक कहीं गायब हो गई। ढूंढने पर भी उसका कोई पता न चला। तब घबराए हुए हरिस्वामी ने ज्ञानी पुरुष से कहा, हे ज्ञानी, आप झटपट यह बताइए कि मेरी कन्या कहाँ है। यह सुनकर ज्ञानी ने अपने ज्ञान द्वारा पता करके उसे बतलाया, हे ब्रह्मश्रेष्ठ, आपकी कन्या को धूमसीख नाम का एक राक्षस उठाकर विंध्याचल के वन में स्थित अपने घर में ले गया है। ज्ञानी द्वारा ऐसा बताए जाने पर हरिस्वामी भयभीत हो गया। वह बोला, हाय हाय, अब वह कैसे मिलेगी और उसका विवाह भी कैसे होगा। यह सुनकर अलौकिक विद्या जानने वाला युवक बोला, आप धैर्य रखिए, ज्ञानी के कथा अनुसार वह वहाँ ले गई है, मैं अभी आप वहाँ ले चलता हूँ। यह के क्षण भर में ही उसने अपनी अस्त्र से सजा एक आकाशगामी यान बनाया और उस पर हरिस्वामी, ज्ञानी तथा वीर को चढ़ाकर उन्हें विंध्याचल के उस वन में ले गया है जहाँ ज्ञानी ने राक्षस को भवन का बताया था। यह वृतांत जानकर राक्षस क्रोधित हो गया। वह गर्जना करता हुआ बाहर आया। तब हरिस्वामी के कहने पर वह वीर पुरुष आगे बढ़कर उस राक्षस से लड़ने लगा। तरह तरह के अस्त्रों से लड़ने वाले उन दोनों मनुष्य एवं राक्षस का युद्ध बड़ा आश्चर्यजनक हुआ। अपनी भार्या के लिए जिस तरह भगवान श्री राम रावण से लड़ रहे थे वैसे ही ये दोनों भी लड़ने लगे। कुछ ही देर में उस वीर ने एक अर्धचंद्र आकार बाण से युद्ध में मतवाले उस राक्षस का मस्तक काट गिरा। राक्षस के मारे जाने पर वह सभी अलौकिक विद्या जानने वाले ब्राह्मण के रथ में वापस लौट पड़े।
हरिस्वामी के घर पर पहुंचकर विवाह का समय आने पर उस ज्ञानी वीर एवं अलौकिक विद्या जानने वाले के बीच झगड़ा पैदा हो गया। ज्ञानी ने कहा, यदि मैं ना जानता कि सोमप्रभा कहाँ छिपा कर रखी गई है तो उसका पता कैसे चल पाता, इसलिए उसका विवाह मेरे से हाथ होना चाहिए। इस पर अलौकिक विद्याओं के ज्ञाता ने कहा, यदि मैं आकाशगामी रथ ना बनाता तो पल भर में वहाँ जाना आना कैसे हो पाता, रथ पर बैठे राक्षस के साथ बिना रथ के युद्ध भी कैसे संभव होता, इसलिए यह कन्या मुझे ही मिलनी चाहिए, मेरा ही होना चाहिए। तब उस वीर ने भी अपना पक्ष सामने रखा। वह बोला, यदि मैंने अपनी शक्ति से उस राक्षस का संहार ना किया होता तो आप लोगों के प्रयत्न करने पर भी इस कन्या को वापस लाया जा सकता था, इसलिए इस कन्या पर तो मेरा ही अधिकार है, यह कन्या मुझे ही मिलनी चाहिए। इस प्रकार उन तीनों का झगड़ा सुनकर हरिस्वामी का मन अध्यंत हो गया और वह अपना सिर पकड़कर बैठ गया। इतनी कथा सुनाकर बैताल ने विक्रम से पूछा, राजन अब ये बताओ कि वह कन्या किसको मिलनी चाहिए, ज्ञानी को, वीर को अथवा अलौकिक विद्या जानने वाले उस व्यक्ति को? सब कुछ जानते हुए भी यदि तुम इसका उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हारा सिर कई टुकड़ों में फट जाएगा। बैताल की यह कथा सुनकर अपना मौन तोड़ते हुए विक्रम बोला, बैताल, यह कन्या उस वीर को ही मिलनी चाहिए क्योंकि उसी ने उद्यम करके अपने मनोबल बाहुबल द्वारा उस राक्षस को युद्ध में मारा, उस कन्या को अर्जित किया। विद्या ने ज्ञानी और अलौकिक विद्या जानने वाले को तो उसका काम करने के लिए माध्यम मात्र बनाया था। तुमने ठीक उत्तर दिया। राजन बैताल तत्काल बोल उठा, पर तुम अपनी शर्त भूल गए। तुमने मौन भंग किया और शर्त के अनुसार मैं फिर स्वतंत्र हो गया। यह कहकर बैताल राजा के कंधे पर उतरकर वापसी उसी चंपा वृक्ष की ओर चल पड़ा। दोस्तों, अगर आपको यह पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसी मज़ेदार कहानियों का आनंद लें।